अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में कानूनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से सबसे बड़ी खबर जो है मैं समझता हूँ वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिफिकेशन था 20 फरवरी 2024 का विद रिगार्ड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जिसमें अमीर भट्टी साहब जो दी देन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने सिर्फ 2 जजेस को इलेक्शन केसेस को सुनने के लिए बेंचेस बनाए थे। जो कि मैंने उस वक्त भी वीलॉग किया था और बताया था कि मैं समझता हूँ कि ये कानून का जो है ना वो खून है, इंसाफ का खून होने जा रहा है। क्योंकि पंजाब तकरीबन 60% आबादी है पाकिस्तान की, और पंजाब में से सबसे ज़्यादा इलेक्शन डिस्प्यूट्स मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि कम ट्रिब्यूनल बनाने का कि 5 साल तक फैसले ना हो सके। इस हवाले से मैंने उस वक्त भी ये डिटेल में बताया था कि सिंध में इलेक्शन डिस्प्यूट्स कम है, लेकिन सिंध के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने 4 ट्रिब्यूनल बनाए थे। कराची के लिए अलग, हैदराबाद के लिए, सखर के लिए, लाड़काना के लिए 4 बेंचेस बनाए गए थे। जबकि पंजाब में सिर्फ 2 जजेस, एक लाहौर हाई कोर्ट के लिए जो कि पिंडी बेंच को भी सुनेगा, और एक मुल्तान बेंच जो कि बहालपुर बेंच को भी सुनना था, जो कि बिल्कुल कम था और इंसाफ का खून होने जा रहा था। लेकिन थैंक्स गॉड, और मैंने उस वक्त भी कहा था कम से कम 8 से 10 जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम होने चाहिए ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। क्योंकि ये फॉर्म 45 को जिस तरह जाली फॉर्म 47 के ज़रिए कन्वर्ट करके इस तरह जाली सूबाई असम्बलियों में मेंबर सूबाई असम्बली दाखिल किए गए, और नेशनल असम्बली में भी इस वक्त जाली फॉर्म 47 की पैदावार ज़्यादातर मेंबर कौमी असम्बली मौजूद है। अगर जल्द से जल्द ये ट्रायल हो जाए तो ये सारे रिवर्ट बैक हो सकते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली में 90 सीटें छीनी गई हैं वो मैक्सिमम वापस आ सकती हैं। इसी तरह से वाइस वर्सा सूबाई असम्बली स्पेशली सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की सीटें भी वापस आ सकती हैं। तो 8 जो ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए हैं, जो कि इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के मुंतखब अपॉइंट हुए हैं मलिक शहजाद अहमद घेबा साहब ने, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके 8 ट्रिब्यूनल कायम कर दिए हैं। और जो लिस्ट है उस ट्रिब्यूनल की वो इस तरह है। लाहौर बेंच में जो है 4 जजेस यानी कि 4 ट्रिब्यूनल काम करेंगे, जिसमें जस्टिस सुल्तान तनवीर साहिब, जस्टिस शाहिद करीम साहिब, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जस्टिस अनवार साहब, इनके 4 ट्रिब्यूनल काम करेंगे। और रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 5 बजे तक ये तमाम मामला इलेक्शन के जो इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 139 के तहत कायम हुए हैं उसके मुताबिक करेंगे। और जो कि ये नोटिफिकेशन है वो आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान रेड विद सेक्शन 140 इलेक्शन एक्ट 2017 कायम किए गए हैं। इसके अलावा मुल्तान में जो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस साहब बैठेंगे, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस राहील कामरान शेख साहब। बहालपुर में बेंच में जो बैठेंगे जस्टिस आसिम हफीज़ साहब, इंतहाई अपराइट जज हैं। और इन्होंने कुछ अर्से पहले तोशा खाना का जब ये मामला चल रहा था और इन्होंने डायरेक्शन दी थी, ऑर्डर किए थे कि जितने भी तोहफ़े आज तक मिले हैं 90s से वो तमाम वेबसाइट पे कर दें, जिसकी वजह से आवाम को इस चीज़ का मालूम हुआ कि किस ने कितने तोहफे लिए और किस तरह लिए, पैसे दे के लिए या नहीं लिए या कम पैसे में दिए, तमाम लोगों को पता है इस बारे में। तो बहुत बड़ा फैसला था। और फिर रावलपिंडी में जो है जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब को तैनात किया गया है, जिन्होंने आज इस्लामाबाद के वारंट भी जारी किए थे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो पहले 2 जजेस अपॉइंट हुए थे उससे फैसले करने में बहुत ताख़ीर होती, और मैं समझता हूँ 4-5 साल इस तरह गुजर सकते थे। अब मैं समझता हूँ कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के ज़रिए जो है इंसाफ मिल सकेगा उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जिनको जान के हरवाया गया है, और जिन जिन किरदार जो इसमें शामिल थे। अब को हमको सबको मालूम है कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए इन सरकारी गुमाश्तों ने कमाया है, चाहे आप सिविल ब्यूरोक्रेसी कह लें या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने कमाए हैं पैसे लेके। मुझे भी इतला है कि एक एक कैंडिडेट को जितवाने के लिए 50-50 करोड़ रुपए कम अज़ कम सूबाई असम्बली के लिए गए हैं। तो अगर नेशनल असम्बली के कर दें तो इससे ज़्यादा लिए गए हैं।
और पीछे गारंटर वही थे, और जहाँ पर वो फॉर्म 47 में नहीं जिता सके तो फिर इन्होंने एप्लीकेशन दे के, दरख्वास्त दे के और उसे दोबारा रिकाउंटिंग करवा के, और इस स्टेज पे क्या किया इन्होंने, 10-10, 20-20 हज़ार जो वोट्स थे वो डबल स्टैंपिंग करके हरवाए गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद मिलेगी। बाकी जो खबर है वो साइफर केस के हवाले से, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अपील चल रही थी DB इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इसको लीड कर रहे थे, और अब पोस्टपोन हो गई है 16 सितंबर तक के लिए। और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी सर की तरफ से जो आर्गूमेंट्स थे वो कंक्लूड हो गए हैं। और पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका था कि मुझे उम्मीद है, चंद दिन पहले जो मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि मुझे लगता है कि ये ईद के बाद तक की ये प्रोसीडिंग जाएगी, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से जो वकला हैं, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जो पेश हो रहे थे बैरिस्टर तैमूर साहब, वो कंक्लूड करेंगे तो फिर इनकी बारी आएगी। और मुझे नहीं लगता कि कंक्लूड ये इतनी जल्दी कर सकते हैं, और फिर ये ईद के बाद तक की प्रोसीडिंग जाएगी। और अब जब प्रोसिक्यूशन शुरू करेगी, लेट्स सी कि वो एक दिन में आर्गूमेंट्स कंक्लूड करते हैं या चंद डेट्स लेते हैं या इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि साइफर केस में, क्योंकि पहले भी केस कोई जान नहीं थी और बैरिस्टर सलमान सफदर ने बड़े आर्गूमेंट्स एट लेंथ किए हैं और हर पहलू को टच किया है, वाक़याती को भी टच किया, कानूनी को भी किया है, हकाइक भी पेश किए हैं, और ईच एंड एवरी फैक्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ लॉ को डिस्कस किया है। तो मैं समझता हूँ कि अब रूम तो कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आप एग्जैक्ट जो है लीगल ओपिनियन नहीं दे सकते कानून की बुनियाद पे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैनेज्ड हैं। स्पेशली ख़ास कर मैं समझता हूँ कि जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखा है, उसमें तो सबको मालूम, अब ओपन सीक्रेट हो गया कि जनाब जो हम कहते थे या लोग कहते थे, जर्नलिस्ट कहते थे, स्कॉलर कहते थे या पॉलिटिशियंस कहते थे, अब जजेस ने भी मोहर लगा दी है कि हमारे तमाम इदारों को कंट्रोल कर रही है, ये ISI के लोग कर रहे हैं, हमारे फौजी अफसरान कर रहे हैं। और जिसकी शिकायत वाज़े तौर पे 6 जजेस ने किया है, तो ये खुल्लम खुला चार्जशीट है, और मैं समझता हूँ इसका कोई मंतकी अंजाम होना चाहिए। और इस पे मैं कहूँगा कि खुदारा अगर जो भी सियासी शऊर रखता है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहता है सियासतदान, वो एक टेबल पर बैठें और डिसाइड कर लें कि सियासत का सियासी किरदार सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का होना चाहिए, सिविल मुलाजमों का भी नहीं होना चाहिए, मिलिट्री मुलाजमीन का भी नहीं होना चाहिए। जब तक इनको आप आईनी किरदार में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं चल पाएगा। ये इसके अलावा जो फाइंडिंग्स दी गई थी 6 जजेस के हवाले से, हाँ, जो सुमोटो कार्रवाई शुरू हुई थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद इसको लीड कर रहे हैं, जबकि मैंने पहले भी ओपिनियन दी थी, क्योंकि ये इख्तलाफ कर रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इख्तलाफ कर रहे थे, वो इंक्वायरी कमीशन पे फोर्स कर रहे थे, लेकिन अवाम के प्रेशर की वजह से, सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से वाज़े तौर पे इन्होंने जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने कहा कि ये गलत था, और मैंने इसलिए वाज़े तौर पर लिखा क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था, वो एक्टिंग जजेस हैं, तो आप लोगों को सुनना चाहिए। जो कि मैं समझता हूँ कि ये सूरज को इन्होंने बिल्कुल सब वाज़े तौर पे एक पिक्चर क्लियर कर दिया है कि ये आप गलत कर रहे थे। और फिर चीफ जस्टिस साहब फिर बैठ गए, और फिर जो बेंचेस में जजेस लेकर आए हैं वो लोग लेकर आए हैं जो कि माइल हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल वो प्रोसीडिंग जो शुरू हुई है यस्टरडे, उसमें भी वाज़े तौर पे तकरीबन 120 मिनट की कार्रवाई हुई है, जिसमें से ज़्यादातर चीफ जस्टिस ही बोलते रहे। हालांकि जजेस को नहीं बोलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और सेकंड, जो बोल रहे थे ज़्यादातर अपने केस को डिस्कस करना शुरू कर दिया, जो कि हुआ। तो चीफ जस्टिस साहब सारी बात छोड़ दें, आप जो 3 फ्लैट्स का अपना हिसाब दे दें कि वो फ्लैट्स कहाँ से ख़रीदे गए, क्योंकि जो सिर्फ जो वर्किंग सर्विस में होता है, चाहे वो किसी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो या सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो या जुडिशरी में हो या किसी में भी हो, तो वो जब सर्व कर रहा होता है, तो वो जब अपने एसेट्स डिक्लेयर करता है, तो अपने नहीं करता, सिर्फ अपने बच्चों के भी करता है, अपने वाइफ के भी, यानी कि जितने, इसके अलावा डिपेंडेंट्स को भी करता है। और फिर अगर डिपेंडेंट्स की प्रॉपर्टी ऐसी नज़र आती है जिसकी वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो आपको देना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेट जैसे साहब, सबको कौम को पता है कि जनाब बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, फिर आपने रिव्यू फाइल किया। अदरवाइज़ आप हैं तो रख दें कि आपके पास फ्लैट्स कहाँ से आए, या आपकी बीवी के नाम जो फ्लैट्स ख़रीदे गए हैं लंदन में, तो आप बता दें कौम को। ना नवाज शरीफ ने आज तक बता सके, सबको मालूम है, इसी तरह आप भी नहीं बता सके। बाकी ये पॉलिटिकल था या नहीं था, तो आप फैज़ को बुला लें ना जी, आप कमर वाजवा को बुलाएं, क्यों नहीं बुलाते?
आपका काम है आपको बुलाना, और जो भी गलत है उसको सज़ा दें। सज़ा दिए बगैर कौमें नहीं चलती, अकाउंटेबिलिटी के बगैर कौमें नहीं चलती। आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी यही है कि आप सिर्फ छोटे केसेस नहीं, आप जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर हैं और जो बड़े ऑफिसर्स हैं 22 ग्रेड्स के, चाहे वो सिविल हैं या मिलिट्री हैं, उनको कटहरे में ला के उनको आप सजाएं दें। लेकिन आज तक किसी ने, आप नहीं बल्कि बाकी सारों ने, कितने लोगों ने, कितने जनरलों को, कितने को सेक्रेटरीज को जो है सजाएं दी हैं आपने नहीं दी हैं। अनफॉर्चुनेटली इसलिए पाकिस्तान नहीं चल रहा। जब तक अमीर और गरीब, आम और ख़ास कानून की नज़र में बराबर नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान या कोई भी सोसाइटी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसके अलावा आखिर में मैं ज़रूर चंद पोस्ट पढ़ूँगा जो कि मैं हमेशा रूटीन में पढ़ता हूँ कि बांग्लादेश यूरोप में कपड़े की एक्सपोर्ट में चीन को पीछे छोड़ गया। 8 माह में $9 अरब का सिर्फ कपड़ा एक्सपोर्ट किया है, जबकि मेरा वतन माफिया खा गया है। कल की खबर है, एलन मस्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की $3 बिलियन की फैक्ट्री खोल दी, जबकि पाकिस्तान में ट्विटर भी बंद है और लोगों के बेडरूम्स में खुफिया कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। बात सिर्फ तरजीहात की है। पेशावर में से खबर है कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए शारजा के अमीर ने 40 लाख दरम का ऐलान कर दिया है। ये पेशावर शौकत खानम के लिए। इस्टेब्लिशमेंट एक बोझ है जिसे कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। ये जावेद लतीफ़ नून लीग के जो हैं करतर धरता, उन्होंने कहा है कमिश्नर रावलपिंडी और इसकी फैमिली को गायब कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनकी खैरियत के हवाले से किसी को मालूम नहीं, मीडिया भी खामोश है। इसके अलावा एक अहम खबर है कि जो इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन में उसमें तब्दीली लाई गई है और इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को मुलाकातियों के लिए मुकर्रर किए गए फोकल पर्सनस की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। इमरान खान ने मुलाकात के लिए फोकल पर्सनस की मंजूरी दे दी है। सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब फोकल पर्सनस मुकर्रर हो गए हैं और मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट है। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि शेर अफजल मरवत का पीटीआई से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप इस सिनेरियो में, मैं तो पूरी निटी-ग्रिटी जानता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी इस पे मैं वीलॉग भी करूँगा शेर अफजल मरवत पे। और मैं इसलिए अपने कारकुनों को पहले भी बताता रहा हूँ, और क्योंकि मेरे बाहर का भी है तो मुझे तो हर चीज़ का पता है कि बाहर में उनकी रेपो क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे सिविल जज छोड़ के किस तरह से वो हाउसिंग फाउंडेशन में क्या करते रहे, फिर पीछे उनका क्या किरदार है, फिर रवैयों से आपको मालूम है कि कितने कल्चर्ड और कितने वेल मैनर्ड एटिकेट फॉलो करते हैं। फिर इन तमाम चीज़ों के अलावा पीटीआई से जब ताल्लुक़ ही नहीं है, जब पोस्ट आप डॉट कनेक्ट करें तो पोस्ट 9 मई एमर्ज होते हैं। आप हैरान होते हैं कि पोस्ट 9 मई के बाद तो बड़े बड़े पीटीआई के जो है लीडर्स मरकज़ी और सूबाई पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं या छुप जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं दनदनाते फिर रहे थे पंजाब में या इस्लामाबाद से लेके KPK तक, तो ये बड़ी चीज़ें हैं। स्पीको अब तो कारकुनों को मैं समझता हूँ, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, जितने भी कारकुन आना पीटीआई को उनकी हकीकत का इल्म हो चुका है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आएगा तो इंशाल्लाह कारकुन भी बोलेंगे और अब बोलना शुरू हो गए हैं मीडिया पे। और बहुत अच्छा किया है कि इमरान खान साहब ने जो वो सोशल मीडिया अपनी टीम बना रहे थे, अब अंदाज़ा लगाएं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ जा रहे थे। और मैं समझता हूँ इनके जो है ना, इनको कर्टेल किया जाए। इनको अब नेशनल असेंबली मेंबर तो मिल गई है, तो इनको कर्टेल के पॉलिटिक्स से पीटीआई को दूर किया जाए, स्पोक पर्सन हो या कहीं पर भी हो। और सबसे बड़ी बात, अगर शेर अफजल मरवत साहब कोई मोबिलाइज कर सकते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब इस वक्त तक, चाहे पोस्ट 9 मई या उससे पहले, मैं पोस्ट 9 मई के बाद आपकी बात कर रहा हूं, आप वकील हैं ना, आप सियासी छोड़ दें, आप वकला मूवमेंट शुरू करवा दें। मैं आपको हैट्स ऑफ भी करूंगा, आपको सलूट भी करूंगा। और मैं अपने जितने भी ILF इस्लामाबाद से लेके पूरे पाकिस्तान तक जितने मेरे रिसोर्सेज हैं मैं आपके लिए खड़ा करूंगा। लेकिन आप मोबिलाइज करके दिखा दें, फिर पता लगेगा कि आप कितने बड़े लीडर हैं। तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप करेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप एफर्ट्स करना शुरू करें। सिर्फ ऑप्टिक्स की गेम में मत खेलें, जिसको शशका कहते हैं, डिज़ाइन करना, ड्रामा मत करेंगे। आपको बीइंग लॉयर, आपको पूरे पाकिस्तान में वकला मूवमेंट शुरू करनी होगी फॉर
in order to save the protection of the fundamental rights of the people of Pakistan and PTI workers leaders. इसके अलावा to uphold the supremacy of the constitution, to uphold the rule of law and to uphold and bring about the change, democratic change in Pakistan. उसमें आपने अगर काम करना है और कर सकते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइज करें। वकला को अगर कर सकते हैं, मुझे पता है आपकी वर्थ का, तो मैं यही इसी बात पे करूंगा। अगर कर सकते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। कहीं जलसा हो, कहीं जुलूस हो तो आप खड़े हो जाएं, तो आप लीडर नहीं बन सकते। लोगों को आपकी चीज़ों का पता लग चुका है। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह आपको डिटेल में भी बताएंगे। बहरहाल बहुत से लोग बोल रहे हैं, वर्कर्स को आपकी असलियत का मालूम हो चुका है। मैं मजीद उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता। आखिर में जो डेवलपमेंट्स है, जिस तरह इमरान खान साहब गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ILF डिसफंक्शनल है, इस वक्त लीडरशिप का शदीद फुकदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी, इस तरह कश्मीर में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंशाल्लाह किसी वक्त और डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के AG के एक वर्कर्स ने मुझे न्यूज़ दिया, जो सच है, मैंने तहकीक भी की है। उसमें एक खबर यही है कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी को बानी PTI की तरफ से झंडी मिलने से इनकार कर दिया। कहा कि ये भी इन्हीं का बंदा है। तंजीम साजी में मुतनाज़ा तयनाती, सुस्त रवि से जमातें, सरगर्मियों पर भी नाराज़गी का इजहार। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते अदालत से मिलने वाली इजाज़त के बाद साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने बानी पाकिस्तान चेयरमैन PTI इमरान खान से जेल में मुलाकात की कोशिश की। बानी चेयरमैन को बताया गया कि कश्मीर से मौसूफ मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए हैं, जिस पर बानी PTI ने मिलने से इनकार करते हुए कहा कि ये भी इन्हीं का बंदा है। ताहम याद रहे, बानी PTI कश्मीर में कौमी क़य्यूम नियाज़ी के खामोश किरदार पर नाला थे। सरदार तनवीर इलियास की फरागत और MLAs के बागी होने के बाद कंप्रोमाइज्ड और जमात मुखालिफ रवैये पर पार्टी कारकुनान गम व गुस्सा के अंबार पार्टी चेयरमैन तक पहुँचा चुके थे, जिस पर बानी चेयरमैन सख्त नाला थे। ज़राए ने दावा किया कि इमरान खान के जेल से रिहा होने के बाद पार्टी में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल होने के इम्कानात है, जिनमें कश्मीर की सदारत भी तब्दील की जा सकती है। और मेरी इतला के मुताबिक जो मुसद्दिक साहब का ग्रुप है, उनमें से किसी को भी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो IJK है वो नामजद किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।